हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में क्या है कि मैं आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसको समझाऊंगा। ये क्या चीज़ होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो बेंजीन रिंग पर होता है उसको ध्यान से समझना है और अपने पास प्रॉपर आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, देखो क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे पहले अपने ये बात को समझें। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आप समझे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये जैसे ही नाम से पता लगता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इट्स एन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सीकिंग स्पीशीज। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल जो है किसी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हट जाता है और दूसरा कोई आके लगता है। मेनली हम क्या है बेंजीन रिंग में बात करेंगे। बेसिकली हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जैसे बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर बेंजीन पे अगर अपन बात करें तो बेंजीन पर आपको पता है हर कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो बेंजीन में तो हर हाइड्रोजन ही आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में अगर हम एक इलेक्ट्रोफाइल लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल हम इस पर अटैक करने के लिए लाते हैं, तो बेंजीन में क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जैसे कोई सा भी एक हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड में हेटेरोलिटिक फिशन होगा। इस हेटेरोलिटिक फिशन से आप समझ सकते हो कि इस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और फिर ये कार्बन जो है ये इस इलेक्ट्रोफाइल को ले लेता है और हाइड्रोजन को छोड़ देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके से कि जो बेंजीन रिंग है उस पर से एक कोई हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाता है। H पॉजिटिव अलग हो जाता है। तो H पॉजिटिव अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसकी जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें ये E पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं, तो ये कोई भी जैसे हेलोजन का कोई भी कैटायन हो सकता है, जैसे क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, ये हो सकते हैं। ये नाइट्रोनियम हो सकता है, ये कोई भी कार्बोकैटायन हो सकता है और ये कोई भी एसाइल ग्रुप हो सकता है। इस तरह के जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये यहाँ पर आकर लगते हैं बेंजीन रिंग पर और आपको जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है इसके अंदर। लेकिन अब बात ये आती है इसके अंदर, अगली चीज क्या आती है कि भाई जब ये तो ऐसा था, बेंजीन था, बेंजीन में सारे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ग्रुप पहले से लगा हो, अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग पर पहले से ही लगा हो, ठीक है ना, जैसे कोई बेंजीन पर कोई ग्रुप पहले से लगा हो, चाहे अल्कोहल है, चाहे कोई हेलोजन है, चाहे कोई अल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर ग्रुप है, कोई भी XYZ ग्रुप यहाँ पर लगा हो, तो हमने ये देखा है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐसे में अटैक करने के लिए आता है ना, तो जो ये जो ग्रुप लगा होता है ना, पहले से जो ग्रुप यहाँ पर बैठा होता है, जो आसीन है यहाँ पर जो पहले से बैठा हुआ है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल को कहता है भैया तू यहाँ पर जाकर लग। तो ये जो ग्रुप होता है ये दो तरीके से अपना प्रभाव डालता है। या तो इलेक्ट्रोफाइल को कहता है भाई तू जाके ना जो है जो भी बेंजीन रिंग के मतलब मेरे रिलेटिव ऑर्थो और पैरा पर जाके लग जा। या फिर कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो आने वाले को कहते हैं कि भाई अगर लगना ही है तो ऐसा करो कि तुम जो है मेरे रिलेटिव मेटा पर जाकर लग जाओ। तो बात ये आती है हमें कैसे पता लगे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल उस ग्रुप के रिलेटिव कहां पर जाकर लगेगा। ये हमारी कोशिश है इस पर्टिकुलर जो लेक्चर में समझने की। देखिए कैसे। तो हमारा टॉपिक बनता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ groups towards electrophilic substitution। ठीक है,
तो ये डायरेक्शन, ये दिशा, ये ग्रुप जो पहले से बैठा होता है ये देता है इसको। इस बेसिस पर दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं ये। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में क्या चीज होती है कि जैसे आप बात को समझें, ये ग्रुप्स जो हैं ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं कि आप मेरे रिलेटिव ऑर्थो या पैरा वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। तो ये कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे ये ग्रुप्स को, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है कि सच ग्रुप्स हैव वन और मोर lone pair of electron on the atom which is bonded to the benzene ring। अर्थात ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें जो एटम बेंजीन रिंग से लगा होता है उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। जैसे मान लो अल्कोहल है, अब अल्कोहल में मतलब मान लो फिनॉल जैसी चीज है, तो अल्कोहल में आपको पता है OH होता है तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं। अमाइन हो गया, अमाइन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स होते हैं। एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, ये ईथर वाला होता है ना, जैसे अल्कोहल में तो O के साथ H होता है, एल्कोक्सी में ईथर में O के साथ R होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना जिनमें जो एटम रिंग से लगा हुआ है उस पर लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसमें एक एल्काइल ग्रुप जो है ना वो एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर समझाया जा सकता है कि ऐसा बिहेवियर क्यों शो करता है। बाकी सबका जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है ये हम रेजोनेंस से समझा सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम ये समझेंगे सबसे पहले इसके अंदर कि रेजोनेंस क्या चीज होती है। ठीक है, रेजोनेंस एक्चुअली जो है, हम आगे बढ़े उससे पहले ये भी समझ लें कि रेजोनेंस जो है इट इज द फिनोमिना ऑफ delocalization of pi electrons। रेजोनेंस बेसिकली क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमिना, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एक जगह पर टिकते नहीं है। लेकिन इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, हर बार रेजोनेंस नहीं होता। फॉर रेजोनेंस टू टेक प्लेस our species must have conjugation। जिस चीज में रेजोनेंस होगा उसमें कॉन्जुगेशन होगा तभी रेजोनेंस होगा, वरना रेजोनेंस नहीं होगा। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, एक जगह से इधर उधर घूमते रहेंगे तभी जब कॉन्जुगेशन होगा। अब ये आता है भी कॉन्जुगेशन क्या वाला है। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन मीन्स presence of a pi bond alternate to a pi bond or the presence of a lone pair of electron alternate to a pi bond। तभी कॉन्जुगेशन मतलब क्या है कि जैसे बेंजीन में एक पाई बॉन्ड आता है, फिर नहीं आता, फिर एक पाई बॉन्ड आता है, या फिर पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेटिव क्या हो जाए, आपके पास क्या है कि लोन पेयर हो जाए, तब कॉन्जुगेशन होता है। और उसी में डीलोकलाइजेशन होता है, हर एक केस में डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है कॉन्जुगेशन से ही जो है रेजोनेंस होता है।
तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है कि जो हमारे ये जो लोन पेयर्स होते हैं या ये कह लें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मूव करते हैं इसी ये जब होता है जब कॉन्जुगेशन हो, और इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस बोलते हो। तो हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि ये जो ग्रुप्स लगते हैं जब हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये ग्रुप्स एक्चुअली क्या होता है कि ये कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं हमारे बेंजीन रिंग के साथ, और इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ इनके इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो जाते हैं। पहली बात आप एक जरा समझिएगा, जैसे ये डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो मैं चक्कर लगा रहा हूँ, है ना, मान लो मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जो है यहाँ पर खड़ा हूँ मान लो पहले, ठीक है, मैं यहाँ पर एक जगह पर खड़ा हूँ, फिर मैं यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो आप मुझे मेरी लोकेशन कैसे दिखाओगे? या तो आप मेरा वीडियो बनाओ, या फिर आप बताओगे जी पहले ये यहाँ थे, फिर ये यहाँ चले गए, फिर ये यहाँ से यहाँ चले गए, फिर घूम के वापस यहाँ आ गए। ऐसे कोई तीर के निशान से समझाओगे ना। अगर पिक्टोरियल इफेक्ट दिखाना हो तो ऐसे ही कुछ करके दिखाओगे। सेम वही चीज हमें जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बना के दिखाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो जब कॉन्जुगेशन में होते हैं और कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये डीलोकलाइज होते हैं, तो ये टिक के नहीं रह सकते। जैसे अगर मान लो बात करते हैं अपने बेंजीन रिंग की बात करें, तो बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज इसलिए होते हैं क्योंकि कॉन्जुगेशन होता है, तो टिक के नहीं बैठते। टिक के नहीं बैठने का मतलब ये हुआ कि वो जो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे घूमते रहेंगे, ये अंदर चक्कर, मतलब आप समझो कि अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे, कभी इधर आगे ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल डीलोकलाइजेशन। ये टिकते नहीं है। तो या तो मैं इस इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का वीडियो बनाऊं, या मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम एडवांस की फोटो दिखाऊं। दो चीजें हो सकती हैं। दूसरा, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे मान लो मैं आपको फिनॉल से समझाऊं, यहां पर ये फिनॉल से एग्जांपल लेके समझाता हूं। फिनॉल में क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि इसमें भी कॉन्जुगेशन आ गया। देखो कैसे कि यहां पर ये पाई बॉन्ड, फिर एक देखो आप ये नॉर्मल एक सिग्मा बॉन्ड, और फिर लोन पेयर। तो अब ये आप देख सकते हो कि ये एक पाई बॉन्ड, ये वाला एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो है ये आपस में कॉन्जुगेशन में आ गए। तो कॉन्जुगेशन में आ गए तो इसका मतलब ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन वाले, ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे रिंग के साथ। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिंग वाले अब इलेक्ट्रॉन्स अब घूमेंगे ना, वो एक गेड़ा बाहर भी लगाएंगे, ऐसे घूमते हुए जाएंगे और ऐसे घूमते हुए बाहर भी चक्कर मार के आएंगे इनके साथ, ऐसे घूमते रहेंगे लगातार। तो अब ये लगातार जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, बाहर से आ रहा है, अंदर आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है, फिर अंदर आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है, ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। तो अब आप क्या करोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप बताओगे कि आखिर ये अपनी जगह से एक से जगह दूसरी जगह कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, शुरुआत करें। जैसे आप समझो, जैसे ये आप समझ सकते हो कि हर बेंजीन में जो होता है, हर कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, C6H6 होता है ना। तो फिनॉल में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और उसकी जगह पर ये एल्कोहलिक ग्रुप आके लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये कॉन्जुगेशन होने के कारण क्या होता है कि ये मूवमेंट होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के तौर पे शिफ्ट होते हैं। और ऐसे होने पर क्या बनेगा, एक बार सिर्फ देखना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस तरह डबल एडेड एरोज दिखाते हैं, आप डबल हुक्ड एरोज दिखाते हैं, और जो है ये इस तरीके से यहां पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन को कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ। कैसे भी, ये दो इलेक्ट्रॉन थे इसके, दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास ही है, जो ये बॉन्ड बन रहा है इसमें इसके पास ही है। एक इलेक्ट्रॉन का नेट लॉस हुआ एक तरह से इसको इसमें। तो इस लॉस के कारण क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज डेवलप हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसमें पड़ा है वो इस पे है, बाकी एज इट इज। लेकिन बाकी एज इट इज में एक समस्या आती है। बाकी एज इट इज में समस्या आती है, आपको पता होना चाहिए हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, हालांकि यहाँ पर दिखाते नहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन तो है ही। अब ऐसा होने पर अगर आप इस कार्बन पे फोकस करोगे, भाई हाइड्रोजन तो हर कार्बन पे है ना, मैं बना के नहीं दिखा रहा, लेकिन हाइड्रोजन तो हर कार्बन पे है।
अब ऐसे में क्या दिक्कत आती है कि ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 4, और सॉरी ये वाला जो कार्बन है ना आपके पास, ये वाला कार्बन एटम, इसके जो बॉन्ड्स हैं ये वाले कार्बन एटम्स के, तो इसके बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। इस कार्बन की बस की बात नहीं है। तो क्या होगा, इसीलिए क्या होगा कि जब ये मूवमेंट होगा ना, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर से लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बना है, साथ के साथ ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ना, ये अगले कार्बन पे लोन पेयर बन के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो है, आप बात को समझना कि जो अगला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा दिखेगा कि यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स आप बनाते हो तो उसका एक नियम होता है कि जो आपका इनिशियल स्ट्रक्चर है, जो उस पर चार्ज होगा वो हर स्ट्रक्चर पे वही चार्ज आना चाहिए। जैसे अब हमारा इनिशियल पहला स्ट्रक्चर फिनॉल का न्यूट्रल है, तो दूसरा स्ट्रक्चर भी देख लो ओवरऑल न्यूट्रल ही है, प्लस माइनस चार्ज है बराबर बराबर। अगर कोई स्टार्टिंग स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज होती तो हमारा हर स्ट्रक्चर भी नेगेटिवली चार्ज बनना चाहिए था, उतना ही चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज होती तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर कहीं ना कहीं रहना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या हुआ कि अब आप देखिए कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड गायब हो गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे जो है शिफ्ट होगा, डीलोकलाइज होगा ये, क्योंकि इसको जगह मिल रही है, तो ये आगे डीलोकलाइज होगा, तो ये बॉन्ड पेयर बनाएगा। तो इसमें फिर वही बात आएगी कि अब दिक्कत किसको हो जाएगी, इस वाले कार्बन को दिक्कत हो जाएगी, इस कार्बन को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में साथ के साथ जो है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अगले वाला, ये यहां आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास क्या है कि अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर अब बॉन्ड पेयर आ गया, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। अब डीलोकलाइजेशन आगे बढ़ेगा, ये वाला लोन पेयर आगे बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर आगे लोन पेयर में शिफ्ट हो जाएगा। पूरी परिक्रमा हमने दिखानी है इसकी, तो ये आगे से आगे इलेक्ट्रॉन जैसे घूम चक्कर जा रहा है, तो वो हम दिखा रहे हैं सिंपल इसका, और जस्टिफाई कर रहे हैं उसके मूवमेंट को हम, इतनी सी बात है। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा आपके पास कि यहां पर बॉन्ड पेयर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बाकी एज इट इज, और फाइनली अब फाइनल मूवमेंट क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ बॉन्ड पेयर बनेगा, और ये जो आगे जाके ये लोन पेयर बन जाएगा। और इस तरीके से क्या है कि आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास, देखिए इस तरीके से वापस जो है ना, ये घूम के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है, ये जो फिनोमिना है ना, ये क्या है एक्चुअली, जो ये ग्रुप आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं जिनमें सेंटर जो एटम रिंग से लगा उस पर लोन पेयर है। जैसे आपने क्या देखा कि जो एटम रिंग से लगा हुआ है, ये वाला एटम, इस पर लोन पेयर है। तो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग की तरफ पुश करते हैं। ये प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है। अगर मैं इनको लेबल कर दूं, मान लीजिए इनको मैं लेबल कर देता हूं, ये मान लो ये स्ट्रक्चर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आपने बेसिकली क्या है, फोकस किस पे करना है, आपने स्ट्रक्चर्स जो ये वाले हैं ना, जो 2, 3 और 4, उन पर ध्यान से हम फोकस करते हैं। देखो कैसे इन 3 स्ट्रक्चर्स को, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये हमें काफी कुछ समझाएंगे। जैसे क्या होता है कि अगर आप फिनॉल की बात करते हैं और फिनॉल पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो फिनॉल
में जो OH ग्रुप है ना वो दिशा निर्देश देता है उस इलेक्ट्रोफाइल को कि भैया ऑर्थो पैरा वाले कार्बन पे जाके अटैक कीजिए आप, वहां पर आप जो है वहां पर जाकर जो है उसके जो हाइड्रोजन को वहां रिप्लेस कीजिए। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, अब इस पर अगर कोई, इससे हमें पता लगता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच लोकेशंस कौन सी नजर आती हैं, देखो आप ध्यान से, उसको इलेक्ट्रॉन रिच लोकेशंस ये वाली नजर आएंगी। कौन सी? ये देखिए, ये और ये जो है अगर आप OH से कंपैरिजन करें रिलेटिव टू OH इन लोकेशंस को अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो ये पोजीशंस क्या बनती हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस बनती हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज, भाई मधुमक्खी तो शहद की तरफ अट्रैक्ट होगी ना, जहां पर छत्ता लगा हुआ है, तो छत्ते यहां पर ऑर्थो पैरा लोकेशंस पर लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल बड़ी आसानी से जो है, अगर फिनॉल की बात करोगे तो फिनॉल में जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जो है जाके ऑर्थो और पैरा लोकेशन के हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पर लगेगा। हमारा अगर इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो होगा तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिल जाएगा। अगर हमारा जो है ये मान लो कोई हेलोजन होगा तो, या मान लो ब्रोमीन है तो ऑर्थो पैरा पर ब्रोमोनियम आयन जाके लगेगा और ये ऑर्थो पैरा आपको जो ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। इसमें भी क्या होता है कि जो पैरा आइसोमर होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसका भी रीजन क्या है कि ऑर्थो पोजीशन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप के काफी क्लोज होती है, तो वहां पर जो है कुछ स्टेरिक क्राउडिंग फेस करनी पड़ती है इसको, न्यूक्लियोफाइल को, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को। तो पैरा आइसोमर्स जो है वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर। इन ग्रुप्स की अगर आप बात करेंगे तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो हैं ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं ये, कि ये बेंजीन रिंग को या एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। यानी अगर बेंजीन से, नॉर्मल बेंजीन से अगर फिनॉल को कंपेयर करो तो फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन में इस तरह के कोई जो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं ये वाले जो आप देख रहे हो, ऐसे कुछ जनरेट नहीं होते, ठीक है। लेकिन फिनॉल OH ग्रुप लगने पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर खूब नेगेटिव रिच कार्बन एटम्स बन जाते हैं, जहां पर जो है बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या करना है कि ये सारी चीजें अपने पास नोट करनी है प्रॉपर अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में। दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन। हमने जो है इसमें भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, हम जो है आगे क्लास में इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, सो बाय फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो।